टाइम्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। 68 घंटे के बाद आखिरकार पुलिस ने पुणे रेप केस के आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे को उसी के गांव से गिरफ्तार कर लिया है। इस बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। आरोपी अपने गांव के गन्ने के खेत में 25 फरवरी को वारदात के बाद से छिपा बैठा हुआ था, जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 13 टीमें लगातार अलग अलग हिस्सों में दबिश दे रही थी और खोजी कुत्तों साथ में ड्रोन की सहायता से ये सफलता मिली है अब पुलिस को। आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। पुलिस को आरोपी की लोकेशन उसके गांव में ही मिली थी और जिसके बाद पुलिस ने गांव के खेतों में जाकर तलाश वहां पर ली, जहां वो खेत में गन्ने के खेत में छिपा हुआ था। आरोप है कि पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर 26 साल की युवती से बलात्कार किया गया था, जिसके बाद लगातार अलग अलग हिस्सों में पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। अब पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। रेप का आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने ही गांव के गन्ने के खेत में ये छिपा हुआ था। 25 फरवरी के बाद से गन्ने के खेत में ये छिपा हुआ था, जिसके बाद देर रात 1:30 बजे इसको गिरफ्तार किया गया। ये उसी वक्त की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। पुणे रेप केस का आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। और हमारे संवाददाता मिकी घई की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस 2 दिन पिछले उसको ढूंढ रही थी, उसी के गांव में वो आया था और पुलिस की जो ये इंफॉर्मेशन है वो अब सच निकली और पुलिस ने उसी गांव में से अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। शिरूर गांव में करीबन पिछले 2 दिन से पुलिस यहाँ पर है, करीबन 100 से ज्यादा पुलिस होंगी। उसी के साथ इधर डॉग स्क्वाड था, ड्रोन कैमरा, और आखिर में आज रात को पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, आरोपी की गिरफ्तारी पर पुणे के डीसी क्राइम से संवाददाता मिकी घई ने बात की है। उन्होंने कैसे पकड़ा आरोपी को, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ डीसीपी सर है। सर, हमने उसको गिरफ्तार किया है, कैसे गिरफ्तार किया, कहाँ था वो? गांव के ही एक भाग से उसे ताबे में लिया गया है और उसे आगे की जांच के लिए पुणे हम लोग भेज दिए है। वहाँ पर जोन 2 के टीम से क्राइम के पथक यहाँ पर कार्यरत थे, जोन 2 के पथक कार्यरत थे, डॉग स्क्वाड था, बाहर के ड्रोन के टीम्स कार्यरत थे और सबसे महत्वपूर्ण बात मतलब इस गांव के इतने सारे नागरिक जो थे वो इस सारे प्रक्रिया में हमारे साथ जुटे हुए थे। सर, कुछ गांव के लोगों ने आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था कि वो इसी गांव में अभी घर में पानी पीने के लिए आया था, पानी की बोतल भी उसको दी गई थी। देखिए, ये अभी का सारा जो अपना प्रोसेस था, जितना भी उसकी ढूंढने की जो प्रक्रिया चल रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ गांव वालों की मदद के बदौलत चल रहा था और मैं बहुत बहुत उनको शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उनके वजह से, एक सजग नागरिक के वजह से आज हम ये सब कर पा रहे हैं। सर, इस गुन्हे में देखा जाए तो बहुत प्रेशर था पुलिस पे, सीएम से लेकर हर एक जन कंटिन्यू फॉलोअप ले रहा था इन चीज़ों का। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। ये इस प्रकार के जो गुन्हे होते हैं ये सोसाइटी के अगेंस्ट किए गए संगीन गुनों में से, तो इसलिए सबकी ये कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके उसे सजा हो। तो देखिए, रेप का आरोपी 68 घंटे के बाद गिरफ्तारी हुई है। 1 लाख रुपए का इनाम भी उस पर रखा गया था। पुणे से हमारे संवाददाता मिकी घई सीधे लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का सीधे रुख कर लेते हैं। मिकी, इस गिरफ्तारी को लेकर किस तरीके से पुलिस वहां पर पहुंची, गिरफ्तारी की गई, सारी जानकारी साझा कीजिए मिकी। जी बिल्कुल, हम देखें तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले 2 दिन से पूरे विरोधी दल ने बिल्कुल सीएम हो, पूरे सत्ताधारी पक्ष को इस घटना की लेकर टारगेट किया था। पुणे शहर के बीचों बीच जो स्वारगेट एसटी स्टैंड है, वहां पर एक 26 साल की लड़की पर बलात्कार होता है और उसके बाद वो आरोपी फरार हो जाता है और पुलिस उसके बाद अलग अलग टीम्स गठित करती हैं और उसकी खोज शुरू करती हैं। पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके मुताबिक ये आरोपी उसी के गांव जहां पर वो रहता है, शिरूर, वहीं पर जाकर छुपा है और वो छुपा भी है तो गन्नों के खेतों में जाकर छुपा है। पिछले 2 दिन वहां पर पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम हो और बाकी टीम्स हो, वहां पर पूरा
ड्रोन के सहायता से डॉग स्क्वाड जो हैं वहां पर थे और गन्नों के खेतों में जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश वहां पर की गई, मगर पिछले 2 दिन से वो मिला नहीं। कल देर रात करीबन 1:30 बजे जब वो पानी पीने के लिए घर से बाहर, वो गन्नों के खेतों से बाहर निकला, करीबी एक घर था वहां पर जाकर उसने पानी की मांग की, वहां पर उसे पानी दिया गया। उसने वहां पे जो लोगों से कहा कि अब मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है जो मैंने किया है, मैं पुलिस को सरेंडर होना चाहता हूं और मुझे बहुत भूख लगी है, ये कहते वो फिर एक बार गन्ने के खेतों में भागा। मगर इसकी खबर वहां पर पुलिस को लगी और पुलिस ने वहां पर फिर एक बार रात को 1:30 बजे के करीब सर्च ऑपरेशन शुरू किया और उसके बाद ये आरोपी जो है जिसकी तलाश पिछले 50 घंटों से यहां पर पुलिस कर रही थी, उस आरोपी को यहां पर दर्द दबोचा दत्तात्रेय गाड़े या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और पुणे पुलिस उसको पुणे ले आई है, जहां पर मैं अभी हूं, लश्कर पुलिस स्टेशन। अच्छा ठीक है, शुक्रिया आपका मिकी पूरी जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी हमारी नजर। बहरहाल आगे बढ़ते दिल्ली से भी बड़ी खबर है। दिल्ली में आज गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता मौजूद रहेंगी, साथ ही आशीष सूद भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी, साथ ही दिल्ली सरकार पुलिस के समन्वय पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। काफी अहम ये बैठक है। दिल्ली पर गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक आज होनी है। सुबह 11 बजे का वक्त है जब ये बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आशीष सूद भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे, साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको हम बता दें। नेपाल में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है, जिसकी वजह से धरती वहां पर हिली और भूकंप के झटके बिहार और पश्चिम बंगाल के भी कई जिलों में महसूस किए गए। किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर अभी तक नहीं है। बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। 5.5 रही भूकंप की तीव्रता। पश्चिम बंगाल के भी कई हिस्सों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। नेपाल में भूकंप के तेज झटके वहां पर लोगों ने महसूस किए। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। सिंधुपाल चौक में भूकंप का केंद्र था, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा बिहार के कई जिलों में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से भी खबर है, वहां पर भी अलग अलग हिस्सों में लोगों ने भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। अब आगे जो भी अपडेट इसको लेकर उससे आपको रूबरू करवाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है और आज विधानसभा में कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट स्वास्थ्य सेवाओं पर होगी और इसके अलावा निलंबन के विरोध में आप विधायक आज भी प्रोटेस्ट करेंगे। वहीं नेता विपक्ष आतिशी ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन, आज भी हंगामे के आसार। विधानसभा में दूसरी कैग रिपोर्ट पर चर्चा होगी और स्वास्थ्य सेवाओं पर यह कैग रिपोर्ट है जो पेश होगी, उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही निलंबन के विरोध में आम आदमी पार्टी के जो विधायक वो आज भी प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ। नेता विपक्ष आतिशी ने इसी बीच राष्ट्रपति से मिलने का वक्त भी मांगा है। लोकतंत्र में कैसे किसी के दिन बदलते हैं, दिल्ली विधानसभा में इसका बड़ा ही दुर्लभ दृश्य था। कभी मार्शलों से उठवाकर बाहर करा दिए जाने वाले विजेंद्र गुप्ता स्पीकर की कुर्सी पर डटे थे। चेयर के दाएं सरकार थी और बाएं विपक्ष के नाम पर गिड़गिड़ाते हुए सिर्फ अमानतुल्लाह खान थे। 10 साल हम लोग भी सरकार में रहे, आप भी थे और आप तो कई मर्तबा टेबल पर भी खड़े हुए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि विधानसभा के परिसर से बाहर एक मिनट में कभी कोई। अमानतुल्लाह मिन्नतें कर रहे थे कि जनाब बड़ा दिल दिखाइए, हमारे लोगों को अंदर बुला लीजिए। मैं तो ये चाहूंगा कि आप तमाम हमारे जितने भी साथी हैं आप उनको बुला लें। कई बार ऐसा हुआ है कि आपको बाहर भेजा गया, जब अनुरोध आपके दूसरे साथी ने किया तो हमने ओम प्रकाश जी को और दूसरे लोगों को आपके अनुरोध पर हमने बुलाया। अमानतुल्लाह की एक ही रट पर सरकार के मंत्रियों तक का पारा गर्म होने लगा। जब कम से कम ऐसे बेईमान जो है बाहर हुए, वरना रोने वाले समय जब हम आते थे हमें बड़ी तकलीफ होती थी, हम आके बेइज्जत होते थे, बड़ी तकलीफ होती थी। लेकिन नियमों से बंधे गुप्ता जी रत्ती भर नहीं पसीजे। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को दूसरे दिन तो सिर्फ सस्पेंड किया था, तीसरे दिन विधानसभा कैंपस तक में एंट्री नहीं दी, बाहर सड़क पर ही बिठाए रखा।
नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत आप के 21 विधायकों को ये सजा इसलिए मिली क्योंकि 25 फरवरी को एलजी के अभिभाषण में तस्वीरों को लेकर हंगामा किया था। अमानतुल्लाह बच गए क्योंकि तब हाउस में नहीं थे। विपक्ष की नारेबाजी की परवाह किए बिना सदन ने डिप्टी स्पीकर मोहन बिष्ट का चुनाव भी कर लिया। श्री मोहन सिंह बिष्ट जी जो इस सदन के सदस्य हैं, कोई सदन का उपाध्यक्ष चुना जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे। उधर दिन भर के धरने के बाद आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि कल राष्ट्रपति से शिकायत करने जाएगी। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। विधायकों को सदन से सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन विधानसभा परिसर में नहीं घुसने दिया जा रहा। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस हंगामे पर बीजेपी के ज्यादातर नेता अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यही लिख रहे हैं कि अराजक लोगों के साथ यही सलूक ठीक है, लेकिन विजेंद्र गुप्ता ने कहा उन्होंने जो कार्रवाई की है नियमों के हिसाब से की है। ये विधानसभा कानून से चलेगी, रूल बुक से चलेगी, नियम से चलेगी। उपराज्यपाल के अभिभाषण में जिस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है वो हम सबके लिए शर्मनाक है। उससे निपटने के लिए ये दिल्ली विधानसभा के सदन ने प्रस्ताव पारित करके ये फैसला लिया है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के बस 2 दिन बचे हैं। पहले 3 दिन का सत्र था, फिर 2 दिन बढ़ा दिए गए थे। और अब बात नाम की राजनीति की। लोग पूछते हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है। नाम में ही तो सब रखा है। जैसे दिल्ली की सीएम का नाम पहले आतिशी था और अब रेखा गुप्ता के। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, अब बीजेपी की सरकार है। नाम ही तो है जो बदला है। अब संभव है कि दिल्ली की नई सरकार दिल्ली के कई इलाकों के नाम बदल देगी। दिल्ली का राजीव चौक, लेकिन 30 साल बाद भी लोगों की जुबान पर कनॉट प्लेस ही है। दिल्ली का इंदिरा चौक, लेकिन अक्सर दिल्ली वाले इसे कनॉट सर्कस ही बोलते हैं। 2015 में औरंगजेब का नाम मिट गया, रोड का नाम डॉक्टर कलाम के नाम पर हो गया। 2024 में नाम रखा बिरसा मुंडा चौक, लेकिन गूगल करो तो सराय काले खां ही बताता है। लेकिन हो सकता है दिल्ली वालों को बहुत जल्द दिल्ली के कई इलाकों के नए नाम याद करने पड़े। बीजेपी बदलेगी दिल्ली के 40 इलाकों के नाम। नजफगढ़, मोहम्मदपुर, मुस्तफाबाद से शुरुआत नजफगढ़ से हुई है। जैसे ही विधायक नीलम पहलवान ने विधानसभा में नजफगढ़ का नाम मिटाकर नाहरगढ़ रखने का प्रस्ताव रखा, तालियां बज उठी। आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की। कई हमारे जब सांसद परवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। और मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि इस लड़ाई में पूरा सदन, आदरणीय हमारी सीएम साहिबा जी और आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे। बीजेपी को नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ क्यों करना है, इसे इतिहास से जानिए। नजफगढ़ का नाम मुगल कमांडर नजफ खान के नाम पर पड़ा था। नजफ खान मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का सेना कमांडर था। मौत के बाद नजफ खान को जोरबाग के मकबरे में दफनाया गया। राजा नाहर सिंह ने 1857 में अंग्रेजों से नजफगढ़ का युद्ध लड़ा था। राजा नाहर सिंह की बदौलत नजफगढ़ दिल्ली में शामिल हुआ था। अंग्रेजों ने नाहर सिंह को 1858 में चांदनी चौक में फांसी दे दी थी। लेकिन नाहरगढ़ तो सिर्फ एक मांग है। दूसरी और तीसरी मांग मोहम्मदपुर को माधवपुरम बनाने और मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार या शिवपुरी करने की है। नजफगढ़ को नाहरगढ़ होना चाहिए, मोहम्मदपुर गांव को माधवपुरम होना चाहिए। इस बात का मैं समर्थन करता हूं। और ये नाम जो औरंगजेब के टाइम में जबरदस्ती बदले गए थे, तो उन नामों को अब ठीक होना चाहिए। ये अच्छा मुद्दा है, सही मुद्दा है। मुस्तफाबाद के नए नाम का वादा बीजेपी चुनाव में भी कर रही थी। मोहम्मदपुर का नाम माधवपुरम उसने 3 साल पहले भी किया था, जब वो एमसीडी की सत्ता में थी। अनिल शर्मा जी प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास में वो सफल हो और हमारे गांव का नाम माधवपुरम रखा ही जाए। वही है, अच्छा नहीं लगता हमारे को, हिंदू गांव है तो मोमडन नाम अच्छा नहीं लगता। बस अभी एयरपोर्ट पर भी जाते हैं तो हमारे आईडी कार्ड को 10-10 बार चेक किया जाता है, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। असल में बीजेपी ने 2022 में ही उन 40 इलाकों की लिस्ट बना ली थी जिनके नाम उसे बदलने हैं।
इनमें बेगमपुर, सैदुल्ला जाब, फतेहपुरी बेरी, शेख सराय, नेब सराय, जफरपुर, जफरपुर कला, कादीपुर, नसीरपुर, गालिबपुर, ताजपुर खुर्द, सराय रोहिला और हसनपुर भी है। बीजेपी कह रही थी कि दिल्ली अब मुगलों की सराय नहीं है। उसने कुछ नए नामों की लिस्ट बनाई थी। इसमें देवी देवताओं और ऋषि मुनियों से लेकर इंद्रप्रस्थ जैसे पौराणिक नाम थे। कई क्रांतिकारियों, समाज सेवियों और वैज्ञानिकों से लेकर लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खां, मिल्खा सिंह और शहीद विक्रम बत्रा के भी नाम थे। जो जनता की मूल सुविधाएं उससे हट करके लगातार वो मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम बदलने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति है। एमसीडी में रहते हुए बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को कई प्रस्ताव भी भेजे थे, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं मिली। अब क्योंकि सरकार का नाम बदल गया है, इसलिए जोश हाई है कि 40 के 40 नाम जल्द बदल डालेगी। दिल्ली के बाद अब बात बिहार की। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा, जो 28 मार्च तक चलेगा। सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 3 मार्च को नीतीश सरकार का बजट सदन में पेश करेंगे, जो चुनाव से पहले नीतीश सरकार का आखिरी बजट भी होगा, जिसको लेकर सियासत तेज है बिहार में। तेजस्वी यादव ने तंज कसा है और आखिरी बजट से उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार की विदाई भी हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताएं। 68 घंटे के बाद आखिरकार पुलिस ने पुणे रेप केस के आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे को उसी के गांव से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपने गांव के एक गन्ने के खेत में 25 फरवरी को वारदात के बाद से छिपा हुआ था, जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 13 टीमें जुटी हुई थी। खोजी कुत्तों और ड्रोन को भी तैनात वहां पर किया गया था और आरोपी दत्तात्रेय गाडे पर 1 लाख रुपए का इनाम भी पुलिस की ओर से रखा गया था। पुलिस को आरोपी की लोकेशन उसी के गांव में मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। खेतों में जाकर तलाशी वहां पर ली गई, जहां वो एक गन्ने के खेत में छिपा हुआ मिला। आरोपी जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुणे के स्वार गेट बस स्टैंड पर 26 साल की युवती से बलात्कार किया था दत्तात्रेय गाडे ने, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस 2 दिन पिछले उसको ढूंढ रही थी, उसी के गांव में वो आया था और पुलिस की जो ये इन्फॉर्मेशन है वो अब सच निकली और पुलिस ने उसी गांव में से अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। शिरूर गांव में करीबन पिछले 2 दिन से पुलिस यहाँ पर है, करीबन 100 से ज्यादा पुलिस होंगी। उसी के साथ इधर डॉग स्क्वाड था, ड्रोन कैमरा, और आखिर में आज रात को पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताएं। नेपाल में भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.1 थी, जिसकी वजह से वहां पर धरती हिल गई। भूकंप के झटके बिहार में भी लोगों ने महसूस किए, अलग अलग जिलों में, और अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर यहां से नहीं है। सिंधुपाल चौक में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है नेपाल के। देर रात 2:36 पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए और नेपाल के अलावा बिहार के कई जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में भी 4.5 की तीव्रता का भूकंप लोगों ने महसूस किया है। इसके अलावा नेपाल और उसके बाद बिहार में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। देर रात 2:36 पर बताया जा रहा है, जब लोग सो रहे थे तब आधी रात को अचानक से भूकंप के झटके लोगों ने अलग अलग हिस्सों में महसूस किए, बिहार के भी। महाकुंभ वाकई एक याद बन गया और यादों के हिस्से में अकेले आस्था नहीं है, बल्कि आस्था के साथ वो अर्थशास्त्र भी है जिसने ये बताया कि कैसे धर्म के रास्ते भी अर्थ को हासिल किया जा सकता है। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ ने कई विश्व रिकॉर्ड हासिल किए। दुनिया के बड़े बड़े देश ये देखकर बहुत चक्के रह गए कि आखिर किसी राज्य के एक शहर में 66 करोड़ लोगों के पहुंचने का मेला कैसे आयोजित किया जा सकता है। 45 दिन में 3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है और आज हम आपको बताएंगे कि इतना बड़ा कारोबार कैसे हुआ और यह आंकड़ा कैसे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित होगा। दिन का महाकुंभ संपन्न हो गया। देश और दुनिया के 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई।
नहीं आने वाला है हम लोग के लाइफ टाइम में। हेलीकॉप्टर जब फूल बरसाया जा रहा है, लगता है हम लोग जन्नत में आ गए। यहाँ में नहा के जो मजा आ रहा है कहीं नहीं आ सकता। ये संगम मतलब संगम है। करीब 1.5 महीने तक महाकुंभ हिंदुस्तान की आस्था का एक अटूट हिस्सा बना रहा। और अब जब महाकुंभ में तंबू उखड़ने लगे हैं, जब समापन के बाद कुंभ को सफल बनाने में जुटे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, तब बेहद गर्व से इस बात को भी देश के सामने रखा जा रहा है कि कैसे देश की आस्था अर्थव्यवस्था का एक मजबूत पहिया बन गई। दुनिया के इतिहास में महाकुंभ का सबसे बड़ा मेला उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हुआ है। महाकुंभ से यूपी सरकार ने 54,000 करोड़ की कमाई का अनुमान लगाया है। पहले के लोगों ने भारत की आस्था को सम्मान नहीं दिया। पहले की सरकारों ने भारत की आस्था को महत्व नहीं दिया। क्या प्रयागराज, क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या मथुरा वृंदावन, क्या चित्रकूट, क्या गोरखपुर, क्या नैमिषारण्य, क्या सुखतीर्थ, क्या मां विंध्यवासिनी का धाम, हर ओर जो एक नई आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था का आधार बना है, ये अद्भुत है। दुनिया अचंभित है, लालायित है। महाकुंभ ने प्रयागराज को इकोनॉमी का ऐसा इंजन बना दिया कि 3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ। लाखों रोजगार मिले। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम छूने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में संगम नोज पहुंचकर लोगों की डुबकी लगाना सुर्खियां बना हुआ था, लेकिन यकीन मानिए, एक व्यक्ति जो घर से महाकुंभ की यात्रा पर निकल रहा था, वो लौटने तक अर्थव्यवस्था के तेजी से घूमते पहिए को रफ्तार देने का काम कर रहा था। सब श्रद्धालु के इतनी व्यवस्था है कि आने जाने वाले को कोई भी तकलीफ नहीं है। कार पार्किंग की सुविधा बहुत अच्छी है। ट्रैफिक की काफी अच्छी सुविधाएं हैं, पार्किंग की काफी अच्छी सुविधाएं हमको यहाँ पे मिली हैं देखने के लिए। सफाई कर्मचारी, पुलिस वालों की व्यवस्था, सबकी व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ और बहुत अच्छी है। अच्छे वॉशरूम्स हैं, अच्छी जगह है, साफ सुथरा है। पर्यटन से लेकर परिवहन तक और होटल धर्मशाला से लेकर रेस्तरां में खाना बनाने तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जो महाकुंभ में कारोबार वाली उड़ान नहीं भर रहा था। बोट का जो किराया लिया गया बिल्कुल जायज़ किराया लिया गया हमारे से। यहाँ पे कोई नाजायज़ किराया नहीं लिया गया और गरीब आदमी यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आया है। ये फिरकी आपको कितने में मिली? 20 रुपए का है। 20 रुपए की। ये इन सारी चीजों से मिल करके ही मेला बनता है। हाँ। मोरपंख कितने का है? 10 रुपए का। 10 रुपए का इतना बड़ा मोरपंख जी। ये गन्ने का रस आपको मिलेगा और फिर उसके बाद ये फुल्की मिलेगी। और ये क्या बेच रहे हैं आप? कान की इयररिंग है। और कितने कितने की है जरा बता दीजिए। 10 रुपए की है, 20 रुपए की है। महाकुंभ संपन्न होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता का महाकुंभ और युग परिवर्तन की आहट के नाम से एक ब्लॉग लिखा है। उन्होंने लिखा, प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का ये आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना हुआ है। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक नदी के तट पर त्रिवेणी संगम पर इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जुटे। इन करोड़ों लोगों को न औपचारिक निमंत्रण था, न ही किस समय पहुंचना है उसकी कोई पूर्व सूचना थी। महाकुंभ चल पड़े और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो गए। मन की भावनाएं वो शब्दों में कहीं नहीं जा सकती हैं, जो बहुत उमंग के साथ, बहुत इस हर्ष उल्लास के साथ कि ये मेला दोबारा नहीं मिलेगा। भूटान नरेश समेत 76 लोगों के डेलीगेशन कुंभ पहुंचे थे, जिसमें अकेले नेपाल से 50 लाख श्रद्धालु आए थे। 27 अलग अलग देशों के 2 लाख से ज्यादा लोगों ने कुंभ में हिस्सा लिया। आने वाले कई वर्षों तक महाकुंभ की मिसाल पेश की जाएगी।
अमेरिका के प्रोफेसरों के बीच महाकुंभ के आयोजन को लेकर चर्चा चल रही है। इसी हफ्ते सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वो मिला, जैसे आस्थावानों को पुण्य मिला और गरीबों को रोजगार मिला। महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं, अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। अब सवाल यह है कि कुंभ की वजह से 3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ तो कैसे? तो समझिए, महाकुंभ में आने वालों ने नाव की सवारी की तो नाविकों को रोजगार मिला, भक्तों ने प्रसाद, फूल, माला, मूर्ति खरीदी तो दुकानों का रोजगार बढ़ा, लोग होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला में रुके तो स्थानीय होटल कारोबारियों का व्यवसाय बढ़ा, खाने के लिए दुकान और रेस्तरां में गए तो उनकी आमदनी बढ़ी, और निजी वाहन से आने वालों ने पार्किंग का इस्तेमाल किया तो स्थानीय लोगों के लिए नौकरी से लेकर राज्य सरकार का राजस्व तक बढ़ा। कौन नहीं आया? किसने नहीं किया? शिवालिक पार्क नगर निगम ने बनाया, जितना इन्वेस्ट किया था उससे कई गुना उसने मुनाफा कमा लिया। श्रद्धालुओं के वित्तीय लेन देन को सरल बनाने के लिए मेला क्षेत्र में 16 बैंकों ने अपनी ब्रांच बनाई थी। इन 16 बैंकों ने करीब 37 करोड़ का लेन देन किया और इन बैंकों में नकद जमा ज्यादा कराया गया, जबकि पैसे निकालने वाले कम थे। योगी सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस कुंभ को सफल बनाने में जुटी हुई थी। 4000 हेक्टेयर के इलाके को 25 सेक्टर्स में बांटा गया था। कोशिश ये थी कि श्रद्धालुओं को एक ऐसा शहर दिया जाए कि उन्हें किसी भी असुविधा का सामना वहां पर ना करना पड़े। और यकीन मानिए, सुविधाओं के इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने ही अर्थव्यवस्था का आधार बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है, और जो लेडीज की जो प्रॉब्लम आती है चेंजिंग रूम की, शौचालय की, वॉशरूम की, तो यहाँ का देखते हुए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था की है सरकार ने। हुबली से आए हम, कर्नाटक से, हुबली कर्नाटका, और इधर की व्यवस्था बहुत बढ़िया लगी योगी जी का। साफ सफाई भी बहुत शानदार है और मेन व्यवस्था वगैरह, पानी वगैरह का बहुत अच्छा इंतजाम है। गुजरात से हूँ, बनासकांठा से। यहाँ की व्यवस्था बहुत शानदार है। योगी जी ने जो भी यहाँ प्रशासन में हर एक चीज की जो व्यवस्था की है बहुत सुदृढ़ और बहुत अच्छी है। हम लोग भागलपुर से बढ़िया, बहुत बढ़िया स्नान करके महाकुंभ में बहुत 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 बढ़िया आराम से स्नान हुआ। प्रशासन ने बहुत सुविधा दिया है, बहुत मजा आया। जी का जो बंदोबस्त है ना बहुत बढ़िया है। हाँ, अब सवाल ये है कि शानदार व्यवस्था तैयार हुई तो कैसे? वो ऐसे हुई, 12 किलोमीटर के दायरे में घाट तैयार किए गए थे, 1850 हेक्टेयर का पार्किंग स्पेस तैयार किया गया था, 31 पांटून पुल बनाए गए थे, 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी, जबकि 1.5 लाख शौचालय तैयार किए गए थे और 25,000 सार्वजनिक आवास बनाए गए थे। राज्य सरकार ने 45 दिन के महाकुंभ के लिए 5,400 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, यानी कुल मिलाकर 7,500 करोड़। 7,500 करोड़ खर्च करके 3.5 लाख करोड़ की ग्रोथ की जा सकती है, यह भी मीडिया ने बता दिया है दुनिया को, और दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से इन सब बातों को देख रही है। महाकुंभ के समापन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश को बताया कि पूरे आयोजन में साफ सफाई और उस सफाई को अंजाम देने वाले लोगों ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। इस मेले के दौरान इन्होंने जो कार्य किया है। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मियों की तारीफ करते हुए न सिर्फ बोनस और पैसे बढ़ाने का ऐलान किया, बल्कि उनके सम्मान में उनके साथ खाना भी खाया। मंत्री योगी आदित्यनाथ
की तस्वीर और उनके अगल बगल आपको सफाई कर्मी दिखाई देंगे जो कि मौजूद हैं, जो कि यहाँ उनके साथ भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री उनको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो कह रहे हैं कि आपने ये क्यों नहीं खाया, उनका अनुभव जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत ही बढ़िया, और हमको जो इज्जत सम्मान दिया हमको बहुत ही अच्छा लगा। नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता भूकंप की 6.1 थी, जिसकी वजह से वहां पर धरती हिल गई। भूकंप के झटके बिहार के भी कई जिलों में महसूस किए गए हैं। बड़ी जानकारी, रिक्टर पैमाने पर 6.1 तीव्रता का भूकंप सिंधुपाल चौक भूकंप का केंद्र रहा नेपाल के। और नेपाल के अलावा बिहार में भी कई जिलों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर अभी फिलहाल नहीं है। बड़ी जानकारी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4.5 तीव्रता का भूकंप लोगों ने महसूस किया है। पाकिस्तान में सुबह 5:14 पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। बड़ी जानकारी, पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.5 तीव्रता का भूकंप पाकिस्तान में महसूस किया गया सुबह 5:14 के आसपास। तो पाकिस्तान के अलावा नेपाल और यहां बिहार में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान में भूकंप के झटके, और ये सुबह तकरीबन 5:15 बजे के आसपास, 5:14 के आसपास कहा जा रहा है, लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए पाकिस्तान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।